ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसकी सुंदरता ने उसे राजमहल तक पहुंचाया, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे जंगल में ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। लेकिन क्या वो रानी वाकई पागल थी या फिर राजा के इस फैसले के पीछे छिपा था कोई गहरा राज? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनकही कहानी को। एक समय की बात है, मालवा के विशाल साम्राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि अपनी प्रजा के लिए दयालु और न्यायप्रिय भी माने जाते थे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, सुंदरता के प्रति उनका अंधा आकर्षण। राजमहल में उनकी कई रानियां आई थीं, लेकिन कोई भी उनके दिल को पूरी तरह जीत नहीं पाई थी। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य काशीपुर की राजकुमारी मायावती की खबर राजा तक पहुंची। मायावती की सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी। लोग कहते थे कि उनकी आंखें चांदनी की तरह चमकती थी और उनकी मुस्कान ऐसी थी कि सूरज भी शर्मा जाए। राजा विक्रमादित्य ने मायावती को देखने की इच्छा जताई। काशीपुर के राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता मालवा के राजा को भेजा और जल्द ही शादी का आयोजन हो गया। मायावती मालवा की रानी बनकर राजमहल में आ गई। मायावती का स्वागत राजमहल में पूरे वैभव के साथ हुआ। उनकी सुंदरता ने न सिर्फ राजा को बल्कि दरबारियों और प्रजा को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन मायावती सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, वो बुद्धिमान थी, नीति शास्त्र में निपुण थी और युद्ध कला में भी पारंगत थी। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के दरबार में राज्य संचालन की बारीकियां सीखी थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य को उनकी बुद्धि से ज्यादा उनकी सुंदरता भाती थी। वो अक्सर मायावती को अपने कक्ष में बुलाते और उनकी तारीफों में घंटों बिताते। मायावती मुस्कुराती, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता, क्या राजा कभी उनकी बुद्धि को समझेंगे? समय बीतता गया। मायावती ने धीरे धीरे राजमहल के कामकाज में दिलचस्पी लेनी शुरू की। वो दरबार में राजा के साथ बैठती, प्रजा की समस्याएं सुनती और कई बार सुझाव भी देती। उनके सुझाव इतने सटीक होते कि दरबारी हैरान रह जाते। एक बार जब पड़ोसी राज्य से युद्ध की बात आई, मायावती ने सुझाव दिया कि युद्ध की बजाय कूटनीति से काम लिया जाए। उनकी सलाह पर राजा ने एक शांति संधि की और मालवा का खजाना बचा रहा। प्रजा में मायावती की तारीफ होने लगी, लेकिन ये तारीफें कुछ दरबारियों को खटकने लगी। मुख्य सलाहकार कालिदास, जो राजा के सबसे करीबी थे, मायावती की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। कालिदास को लगता था कि मायावती उनकी जगह ले सकती हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। वो राजा के सामने मायावती की बुद्धिमत्ता को कमजोरी के रूप में पेश करने लगे। एक रात जब राजा और कालिदास अकेले थे, कालिदास ने कहा, महाराज, रानी मायावती बहुत चालाक है। वो राज्य के सारे भेद जानने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो मालवा का नाश हो सकता है। राजा को कालिदास की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में शक का बीज बो दिया गया। कालिदास ने साजिश को और आगे बढ़ाया। उन्होंने मायावती के कुछ निजी पत्र, जो उन्होंने अपने भाई को काशीपुर भेजे थे, चुरा लिए। इन पत्रों में मायावती ने मालवा की सेना और खजाने की ताकत का जिक्र किया था, लेकिन ये सिर्फ अपने भाई को राज्य की प्रगति बताने के लिए था। कालिदास ने इन पत्रों को तोड़ मरोड़ कर राजा को दिखाया और कहा कि मायावती गुप्त रूप से काशीपुर के साथ मिलकर मालवा के खिलाफ साजिश रच रही है। राजा विक्रमादित्य, जो मायावती की सुंदरता पर मोहित थे, उनकी बुद्धि पर शक करने लगे। कालिदास ने एक और चाल चली। उन्होंने एक वैद्य को रिश्वत देकर मायावती को पागल घोषित करने का इंतजाम किया। वैद्य ने राजा को बताया कि मायावती की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो अजीब व्यवहार कर रही है। कालिदास ने इस मौके का फायदा उठाया और राजा को सुझाव दिया, महाराज, अगर प्रजा को पता चला कि आपकी रानी पागल है तो आपकी बदनामी होगी। बेहतर होगा कि उन्हें चुपके से जंगल में छोड़ दिया जाए। राजा, जो पहले ही शक में थे, ने कालिदास की बात मान ली। एक रात मायावती को बेहोश करके उन्हें जंगल में ले जाया गया। जब मायावती को होश आया तो वो अकेली थी। उनके शाही कपड़े फटे हुए थे और उनके पास न खाना था न पानी। मायावती को समझते देर न लगी कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने ठान लिया कि वो न सिर्फ जिंदा रहेंगी बल्कि सच को सामने लाकर मालवा में वापस आएंगी। जंगल में मायावती ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उन्होंने जड़ी बूटियों से अपना इलाज किया और स्थानीय आदिवासियों के साथ दोस्ती की। आदिवासियों ने उन्हें अपनी बस्ती में जगह दी। मायावती ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और उनके बच्चों को युद्ध धकला की ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे वो बस्ती की नेता बन गई। लेकिन मायावती का मन मालवा में था। वो जानना चाहती थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन मायावती ने एक आदिवासी लड़के को मालवा भेजा ताकि वो राजमहल की खबर लाए। लड़के ने बताया कि राजा ने मायावती की मौत की झूठी खबर फैला दी थी और अब वो एक नई रानी से शादी करने की तैयारी कर रहे थे। मायावती को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा। वो समझ गईं कि ये सब कालिदास की साजिश है। उन्होंने फैसला किया कि वो मालवा लौटेंगी, लेकिन पहले उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मायावती ने आदिवासियों को एकजुट किया। उन्होंने उन्हें युद्ध कला में माहिर बनाया और एक छोटी सी सेना तैयार की। वो जानती थी कि मालवा की सेना से टक्कर लेना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने अपने भाई काशीपुर के राजकुमार को गुप्त पत्र लिखा और मदद मांगी। काशीपुर ने मायावती को हथियार और कुछ सैनिक भेजे। मायावती ने अपनी सेना को रणनीति सिखाई और मालवा की सीमा पर एक गुप्त ठिकाना बनाया। इस बीच मालवा में हालात बिगड़ने लगे। कालिदास ने
जिसने राजा को गलत सलाह देकर खजाना लुटवाना शुरू कर दिया। पड़ोसी राज्य मालवा पर हमले की योजना बना रहे थे। प्रजा में असंतोष बढ़ रहा था। राजा विक्रमादित्य को समझ नहीं आ रहा था कि उनका राज्य इतनी तेजी से कमजोर क्यों हो रहा है। उन्हें मायावती की याद आने लगी, लेकिन वो अपने फैसले पर पछताने के बजाय चुप रहे। 1 साल बाद मायावती अपनी सेना के साथ मालवा की सीमा पर पहुंची। उन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढका और एक योद्धा के वेश में राजमहल में प्रवेश किया। दरबार में एक बड़ा उत्सव हो रहा था, जहां राजा की नई शादी की घोषणा होने वाली थी। मायावती ने मौका देखकर दरबार में हंगामा खड़ा किया। उन्होंने एक दरबारी को चुनौती दी और उसे तलवारबाजी में हरा दिया। सब हैरान थे कि ये अनजान योद्धा कौन है। मायावती ने अपना चेहरा खोला और बोली, मैं मायावती हूँ, मालवा की रानी। मुझे पागल कहकर जंगल में फेंक दिया गया, लेकिन मैं वापस आई हूँ न्याय के लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य की आंखों में शर्मिंदगी और हैरानी थी। कालिदास ने मायावती को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन मायावती की सेना ने दरबार को घेर लिया। मायावती ने कालिदास की साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने वो पत्र दिखाए जो कालिदास ने तोड़ मरोड़ कर राजा को दिखाए थे। उन्होंने वैद्य को बुलवाया, जिसने रिश्वत लेकर मायावती को पागल घोषित किया था। वैद्य ने सच उगल दिया। प्रजा ने मायावती का साथ दिया और कालिदास को सजा देने की मांग की। राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मायावती से माफी मांगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही कालिदास को सजा सुनाई गई, उसने हंसते हुए कहा, रानी मायावती, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? ये साजिश मेरी अकेले की नहीं थी। असली मास्टरमाइंड अभी भी दरबार में है। उसने एक दरबारी की ओर इशारा किया, जिसे कोई शक की नजर से नहीं देखता था। वो था राजा का छोटा भाई युवराज अर्जुन। मायावती हैरान थी। क्या युवराज ने कालिदास के साथ मिलकर साजिश रची थी? और अगर हाँ, तो क्या राजा अपने भाई को सजा देंगे, या फिर मायावती को एक और जंग लड़नी होगी? कालिदास की बात सुनकर मालवा के दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें युवराज अर्जुन पर टिकी थीं। अर्जुन, जो हमेशा अपनी चुप्पी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने एक ठंडी मुस्कान के साथ मायावती की ओर देखा। रानी मायावती, उसने कहा, तुम सचमुच चतुर हो, लेकिन सच को जानने की जल्दबाजी में तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, जिसने मायावती को सतर्क कर दिया। राजा विक्रमादित्य गुस्से से खड़े हो गए। अर्जुन, ये क्या बकवास है? क्या तुम सचमुच इस साजिश में शामिल हो? लेकिन अर्जुन ने जवाब देने की बजाय सिर्फ हंस दिया। उसने कहा, भैया, आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मायावती की बातों पर यकीन कर रहे हो। ये औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मायावती ने तुरंत जवाब दिया, युवराज, अगर मैं झूठी हूँ तो सामने आकर सच साबित करो। मायावती जानती थी कि अर्जुन को बेनकाब करने के लिए सबूत चाहिए। उन्होंने दरबार में मौजूद वैद्य को फिर से बुलवाया, जिसने मायावती को पागल घोषित किया था। वैद्य ने कबूल किया कि उसे कालिदास के साथ साथ अर्जुन ने भी रिश्वत दी थी, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये वैद्य झूठ बोल रहा है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मायावती ने शांत स्वर में जवाब दिया, सबूत मेरे पास है युवराज, लेकिन उसे सामने लाने से पहले मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। सच बोल दो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। दरबार में तनाव बढ़ गया। प्रजा में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग मायावती के पक्ष में थे, तो कुछ अर्जुन को निर्दोष मान रहे थे। राजा विक्रमादित्य चुप थे, क्योंकि उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ उनकी प्यारी रानी थी और दूसरी तरफ उनका छोटा भाई, जिसे वो बेटे की तरह मानते थे। मायावती ने मौके का फायदा उठाया और कहा, महाराज, मैं आपसे एक रात का समय मांगती हूँ। कल सुबह मैं सारे सबूतों के साथ अर्जुन का सच सामने लाऊंगी। रात को मायावती ने अपनी सेना के भरोसेमंद सैनिकों को अर्जुन की हरकतों पर नजर रखने का आदेश दिया। उन्होंने अपने आदिवासी दोस्तों से भी मदद मांगी, जो जंगल की गुप्त गलियों को अच्छे से जानते थे। मायावती को शक था कि अर्जुन ने कालिदास के साथ मिलकर कोई बड़ा राज छिपाया है। उनकी एक जासूस चंपा ने खबर दी कि अर्जुन रात को गुप्त रूप से राजमहल के पीछे की गुफा में किसी से मिलने गया है। मायावती ने चंपा के साथ गुफा की ओर रुख किया। गुफा में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अर्जुन एक अनजान व्यक्ति से बात कर रहा है। उस व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज से साफ था कि वो पड़ोसी राज्य खांडव के राजा का सेनापति है। अर्जुन कह रहा था, मायावती को अगर और समय मिला तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। हमें जल्दी करना होगा। खांडव की सेना को सीमा पर तैयार रखो। मायावती ने चुपके से ये बात सुनी और वापस लौट आई। अब उनके पास सबूत था कि अर्जुन न सिर्फ मायावती के खिलाफ साजिश रच रहा था, बल्कि मालवा को खांडव के हवाले करने की योजना बना रहा था। लेकिन मायावती जानती थी कि सिर्फ उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उन्हें अर्जुन को रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। मायावती ने सभी दरबारियों, प्रजा और राजा के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, युवराज अर्जुन ने न सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश रची, बल्कि वो मालवा को दुश्मनों के हवाले करने की योजना बना रहे हैं। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, रानी, तुम्हारी कहानियां अब बोर करने लगी हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मायावती ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, मैंने खांडव के सेनापति को आज दरबार में बुलाया है। वो खुद बताएंगे कि अर्जुन ने क्या साजिश रची। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, ये झूठ है, कोई सेनापति नहीं है। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे खुले और एक व्यक्ति अंदर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। मायावती ने कहा, इनका चेहरा खोलो। जैसे ही चेहरा खुला, सब हैरान रह गए।
गए। वो खांडव का सेनापति नहीं बल्कि मायावती का भाई काशीपुर का राजकुमार था। मायावती ने बताया कि उन्होंने अर्जुन को डराने के लिए ये नाटक रचा था, लेकिन असली सबूत उनके पास पहले से था। उन्होंने गुफा में अर्जुन और सेनापति की बातचीत को एक जादुई शीशे में रिकॉर्ड किया था जो आदिवासियों ने उन्हें दिया था। मायावती ने शीशा दरबार में दिखाया जिसमें अर्जुन की साजिश साफ नजर आ रही थी। प्रजा गुस्से से चिल्लाने लगी। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अर्जुन ने आखिरी बार मायावती की ओर देखा और कहा, तुम जीत गई, लेकिन ये अंत नहीं है। उसे जंजीरों में जकड़ कर ले जाया गया। राजा ने मायावती से माफी मांगी और उन्हें फिर से रानी का दर्जा दिया। मायावती ने प्रजा से वादा किया कि वो मालवा को और मजबूत करेंगी।